हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि मुझे 30 अक्टूबर 2025 को एक प्यारा सा बेबी बॉय हुआ है जो कि सी सेक्शन के थ्रू हुआ है। मुझे पता था कि मेरा सी सेक्शन ही होने वाला है क्योंकि उसके भी कुछ रीजंस हैं जो मैं आपको बताऊंगी। तो मेरा जो सी सेक्शन हुआ है वो हुआ है अपोलो क्रेडल न्यू दिल्ली में। तो उससे एसोसिएटेड क्या कॉस्ट थी, हमने कितना बिल पे किया, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ की, वो सब चीज़ें मैं आपको आगे की वीडियोज़ में बताऊँगी। बट अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसा कि आपको पता है कि मेरी जो डिलीवरी है वो थोड़ी सी अर्ली हुई थी। 37th वीक के फर्स्ट डे में ही मेरी डिलीवरी हो गई थी। अब उसका क्या रीज़न था वो मैं आपको पहले की वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, जब मैं अपना हॉस्पिटल बैग रेडी कर रही थी इमरजेंसी में। बट यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी क्विकली आपको बता देती हूँ कि क्या रीज़न था, क्यों मेरी डिलीवरी थोड़ी सी अर्ली करनी पड़ गई। तो मेरी डिलीवरी जो है 20 दिन पहले हुई है। मेरी डिलीवरी का जो डेट था वो 20 नवंबर मुझे डॉक्टर ने दिया हुआ था। बट जो 9th मंथ का अल्ट्रासाउंड होता है, जो डॉक्टर्स बोलते हैं कि 9th मंथ में एक अल्ट्रासाउंड कराया जाता है जिसमें कि देखा जाता है कि बेबी के गले में एम्बिलिकल कॉर्ड तो नहीं फंसी हुई है, एक बार फंसी है, 2 बार फंसी है, 3 बार फंसी है, कितना रिस्की है वो सब चीज़ें वो अल्ट्रासाउंड में देखते हैं। और बेबी का हेड कहाँ तक पहुँचा हुआ है, बेबी का हेड नीचे की पोजीशन में आया है कि नहीं आया, बहुत सारी चीज़ें वो चेक करते हैं। उसमें ये पता चला कि मेरे जो स्टिचेस लगे हुए थे पुराने, जो कि आज से दिसंबर 2023 में लगे थे, तो अभी 2 साल पूरे नहीं हुए हैं। तो उसकी जो थिननेस थी, उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो बहुत कम थी। तो वो स्टिचेस किसी भी टाइम खुल जाते। तो डॉक्टर ने बोला कि ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं एंड वी शुड नॉट वेट फॉर अनदर 20 डेज़, क्योंकि बेबी का वेट अभी और बढ़ेगा। मतलब मेरे जो बेबी का वेट आया है वो 400-500 ग्राम कम आया है एज़ कम्पेयर टू माई फर्स्ट बेबी। तो जो वो 400-500 ग्राम अभी और बढ़ता तो वो जो स्टिचेस हैं उस पर और प्रेशर पड़ता। इसलिए डॉक्टर ने बोला कि हमें इमरजेंसी डिलीवरी करनी पड़ेगी। अब 37 वीक में भी बेबी ऐसा कुछ प्री टर्म नहीं होता है, मतलब ऐसा कुछ इमेच्योर बेबी नहीं होता है। 37 वीक में बहुत डिलीवरीज होती हैं, तो इतना कोई टेंशन वाली, कोई डरने वाली बात ही नहीं। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई प्रीमेच्योर बेबी नहीं होता है इस टाइम पे। सो डॉक्टर्स ने बताया था कि 30 अक्टूबर को आपको यहाँ पे सुबह सुबह आके एडमिट हो जाना है। मुझे जो ऑपरेशन का टाइम दिया गया था वो सुबह 10 से 10:30 के बीच का दिया गया था। और मुझे ये भी बताया गया था कि आपको 4 से 5 घंटे पहले आना पड़ता है डिलीवरी के, जो भी आपको टाइम दिया गया ऑपरेशंस का। तो हमें 6-6:30 बजे का टाइम दिया था कि आप 30 अक्टूबर को 6-6:30 बजे तक यहाँ पे हॉस्पिटल में आ जाना। तो सुबह सुबह हम लोग 6-6:30 तो नहीं, मतलब पौने 7 बजे तक हम लोग हॉस्पिटल पहुँच गए थे। और फटाक से जाते ही, क्योंकि पूरा खाली था, तो हम लोगों का एडमिशन वगैरह जो भी है वो सब चीज़ें हो गई थी, फॉर्मेलिटीज़ हो गई थी। तो 10-15 मिनट में हमें रूम भी अलॉट हो गया था। उसके बाद जो चीज़ें होती हैं बहुत जल्दी जल्दी होती हैं। मतलब जैसे ही आपको रूम दिया गया उसके बाद फट से नर्सेज आके आपको चेंजिंग गाउन दे देती हैं कि आप ये गाउन पहन लो ताकि हम आपका आगे का प्रोसीजर शुरू करें। मैंने फटाफट से अपना गाउन वगैरह चेंज किया और इसके बाद में उन्होंने मुझे ड्रिप लगा दी, ग्लूकोज पे रख दिया पूरा। मुझसे चेक किया कि आपने पूरी रात में कुछ पानी वगैरह का सिप तो नहीं लिया है या फिर खाना तो नहीं खाया है, मतलब रात के बाद में आपने कुछ खाना वाना तो नहीं खाया। तो मैंने कुछ नहीं खाया हुआ था क्योंकि डॉक्टर ने इंस्ट्रक्ट किया था। साथ में एक मशीन रख दी जाती है नॉन स्ट्रेस टेस्ट की, एनएसटी टेस्ट के लिए। उसमें आपको बोल दिया जाता है कि जब भी आप बेबी की मूवमेंट फील करते हो तो आपको वो क्लिकर जो होता है वो क्लिक करना होता है। उससे चेक किया जाता है कि बेबी को ऑक्सीजन ठीक मिल रही है कि नहीं मिल रही है, हार्ट बीट ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है। क्योंकि अगर कुछ भी उनको ऊपर नीचे दिखता है तो वो इमीडिएटली उस पर एक्शन लेना शुरू करते हैं। तो उन्होंने मुझे 15-20 मिनट के लिए लिटा दिया था रादर बेड पे, और बोला था कि जब भी आपको मूवमेंट होती है आप उसको क्लिकर को क्लिक करते जाना। जब तक ये 15-20 मिनट 25 मिनट कंप्लीट हुए, वो मैंने एनएसटी टेस्ट वगैरह कर लिया, ग्लूकोज की ड्रिप पूरी ख़त्म हो गई है। उसके बाद ही उन्होंने मुझे बोला कि अब आपको रिकवरी रूम में जाना है ऑपरेशन के लिए। उसके बाद वो लोग व्हील चेयर पर मुझे रिकवरी रूम ले करके गए, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले एक रूम होता है ऑपरेशन थिएटर के साथ में ही, जो कि रिकवरी रूम होता है, जिसमें प्री एंड पोस्ट जो भी ऑपरेशंस की एक्टिविटीज़ होती हैं वो की जाती हैं। तो ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले भी आपको रिकवरी रूम में रखा जाता है, और ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद जब सब कुछ कंप्लीट हो जाता है तो भी आपको रिकवरी रूम में रखा जाता है। तो वहाँ मैं गई। मेरे लिए मतलब कुछ नया एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि पहला भी मेरा जो बेबी हुआ था वो सी सेक्शन के थ्रू हुआ था और ऑलमोस्ट यही सारी चीज़ें फॉलो की गई थी पहले भी। तो मुझे सारी चीज़ें पता थी कि अब ये होने वाला है। रिकवरी रूम में जाने के बाद जो नर्सेज वगैरह वहाँ पे होते हैं वो सारी अपनी फाइल्स वगैरह रेडी कर रहे होते हैं डॉक्टर्स को दिखाने के लिए। तो मेरे से हिस्ट्री चेक कर रहे थे कि आपकी कभी कोई सर्जरी हुई है कि नहीं हुई है, लेप्रोस्कोपी हुई है कि नहीं है। तो मैंने उनको सब बताया कि यस, मेरी लेप्रोस्कोपी हुई थी, क्योंकि मेरे को सिस्ट की प्रॉब्लम थी, जो कि जिसके चक्कर में मेरे को बेबीज़ नहीं हो रहे थे शायद से। तो वो उस चीज़ की लेप्रोस्कोपी की गई थी। तो वो पेपर भी मैंने डॉक्टर्स को दिए, प्लस अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मुझे पिछली बार जब
मेरा सी सेक्शन हुआ था उसके 2-3 दिन बाद मुझे ब्रेथलेसनेस के इश्यूज़ हो रहे थे, मेरे को पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो रही थी, वाटर रिटेंशन हो रही थी। तो मुझे दूसरे हॉस्पिटल में हमने अपना मतलब हम अपने दूसरे हॉस्पिटल में जा कर के एडमिट हुए थे, जो कि ब्रीदिंग स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल था। तो वहाँ पे 3-4 दिन मेरा मतलब 3-4 दिन मैं आईसीयू में रही थी, और वहाँ पे जो मेरा वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम था, मेरे लंग्स में जो वाटर चला गया था, उन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट हुआ था। तो वो सारे पेपर भी मैंने डॉक्टर्स को दे दिए थे, ताकि उनको पता हो कि मेरे को कोई प्रॉब्लम आने वाली है, तो वो उस पे अभी से ही एक्टिवली काम करना शुरू कर दें। उसके बाद में मैं मतलब रिकवरी रूम में मैं शायद आधा घंटा के आसपास रही होंगी। वहाँ पे एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी आकर के मेरे से बात कर रहे थे कि आपकी क्या हिस्ट्री है, आपको पता है ना कि क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती है, इंजेक्शन लगता है, जो भी जैसे भी है वो अपना एक्सप्लेन कर रहे थे। आधे घंटे रहने के बाद में फिर मुझे वो लोग ऑपरेशन थिएटर लेकर के गए। अब वो क्योंकि बिल्कुल साथ में ही रूम था, ऑपरेशन थिएटर के साथ में ही रिकवरी रूम था, तो मैं पैदल चलते चलते ही गई थी, कोई व्हीलचेयर या स्ट्रेचर पे नहीं गई थी। ऑपरेशन थिएटर गई तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी गायनी होती है और 1-2 लोग और होते हैं, बहुत सारे असिस्टेंट होते हैं, कम से कम 8-9 लोग तो होंगे ही वहाँ पे, जिसमें बहुत सारे असिस्टेंट्स होते हैं, असिस्टेंट डॉक्टर्स होते हैं, एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट होता है। तो फिर मेरी गायनी आई, उन्होंने मेरे से पूछा कि आर यू नर्वस? आई वाज लाइक कि नो मैम, मुझे पता है क्या होने वाला है, सो आई एम नॉट नर्वस एट ऑल। ड्रिप वगैरह तो चढ़ ही रही होती है ऑपरेशन थिएटर में भी। एक नर्स ने आकर के यूरिन बैग लगाया मुझे। यूरिन बैग लगाने में कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है, मतलब ज़रा सा आपको सेंसेशन होती है कि हाँ आपके अंदर कुछ पाइप सा दिया गया है, कोई पेन नहीं होती है उसमें, तो वो लगा दिया गया। प्रोसीजर ज़्यादा देर का नहीं होता, मतलब 15-20 मिनट 25 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं, एंड यू आर ऑल डन। मतलब कट लगा करके, बेबी निकाल करके, कट वापस से स्टिच करके 20-25-30 मिनट में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं नर्वस तो नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि कैसे होना है, क्या होना है, पर दिल में चलता रहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, वो सब चीज़ें चल रही थी। फिर एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर आए, जो कि आपके पीछे खड़े होते हैं, मतलब एक कर्टन लगा दिया जाता है, और आपके सर वाली साइड पे जो है एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर खड़े होते हैं, और आपकी जो गायनी वगैरह जो होती है, जो सर्जरी कर रहे होते हैं, वो कर्टन के दूसरी वाली साइड पे होती है। एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर आए, उन्होंने कहा आपकी कमर में हमें एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देना है, तो आप अपनी कमर को एकदम लूज़ कर लो, मतलब आप ऐसे बेंड कर लेते हैं और आपकी गर्दन को ऐसे नीचे कर देते हैं। तो उनका जो असिस्टेंट था, उन्होंने किसी ने एक बंदे ने मेरी गर्दन पकड़ करके थोड़ा सा नीचे कर लिया था, ताकि मैं हिलूँ ना। और कितना पेन होना है वो तो मुझे पता था कि उसमें कितना पेन होता है, ज़्यादा पता नहीं चलता, जैसे एक इंजेक्शन का पेन होता है वैसे ही पेन होता है उसमें। तो उन्होंने मुझे दो इंजेक्शन लगाए। पहले एक इंजेक्शन लगाया, मुझे लगा कि एनेस्थीसिया का इंजेक्शन ही होगा, बट फिर उन्होंने बोला कि अब हम दूसरा इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं। तो मैंने डॉक्टर को पूछा, मैंने कहा पहले तो मेरा फर्स्ट जब डिलीवरी हुआ था उसमें एक ही इंजेक्शन लगा था। कहते हाँ, वो उन्होंने आपको सुन करने का इंजेक्शन नहीं दिया होगा, तो पहले हमने सुन किया है, उसके बाद हम एनेस्थीसिया दे रहे हैं। अब वो तो डॉक्टर्स को ही पता होगा। बस जैसे ही इंजेक्शन लगा, उन्होंने मुझे बोला लेट जाओ, और वो मेरी एक्टिविटीज़ ऑब्जर्व करने लगे। उन्होंने मुझे बोला कि अपना राइट पैर उठाओ, अपना लेफ्ट पैर उठाओ। वो लोग ऑब्जर्व कर रहे थे कि एनेस्थीसिया का असर कितना हुआ है। तो मेरे को उन्होंने 3-4 बार पूछा कि अपना अब पैर उठाओ, अब पैर उठाओ। तो मैं उठा रही थी, पहले मेरे पैर थोड़े ऊपर तक जा रहे थे, फिर धीरे धीरे करते 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 वो नीचे तक ही रह गए, मतलब उसकी मूवमेंट खत्म हो गई थी। एनेस्थीसिया का असर पूरा हो चुका था, मुझे भी पता चल चुका था। मेरे जो गायनेकोलॉजिस्ट थे वो मेरे टमी पे थोड़ी पिंचिंग कर रही थी कि इसको अभी पिंच हो रहा है कि नहीं हो रहा, और मैंने उनको बोला, मैंने कहा मुझे पिंच हो रहा है, अभी असर हुआ नहीं है। बाकी उनको ज़्यादा पता होगा कि कितनी देर लगती है, मतलब हार्डली मुझे लगता है 1-1.5-2 मिनट लगते होंगे पूरा असर होते हुए। तो ये फटाफट से ये एक्टिविटीज़ होती हैं। जल्दी से नम किया आपका लोअर बॉडी, एंड फिर मैंने देखा कि हाँ डॉक्टर अब रेडी हो गए हैं। जब आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है तो आपके जो हैंड्स हैं वो लेफ्ट एंड राइट में ऐसे रख दिए जाते हैं, एक सपोर्ट होती है जिस पे रख दिए जाते हैं, और आपको बोला जाता है कि आपको हिलना नहीं है बिल्कुल भी, कुछ भी हो जाए आपको अपने हाथ नहीं हिलाने, कुछ भी है तो आप बात करते रहो। मेरे डॉक्टर्स मेरे से थोड़ा थोड़ा बात भी कर रहे थे। मुझे ऑक्सीजन मास्क लगा दिया गया था, मैं पूरी तरह कॉन्शियस थी, और मुझे पता चल रहा था कि वहाँ पे डॉक्टर्स क्या बात कर रहे हैं, आपस में क्या चीज़ें चल रही हैं, सब कुछ पता होता है आपको। एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर मेरे से बार बार बात कर रहे थे, जस्ट टू चेक कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ कि नहीं हूँ, नर्वस तो नहीं हो रही हूँ, या कोई और हाइपरटेंशन तो नहीं हो रही है। बस फिर शुरू हुआ ऑपरेशन। डॉक्टर के जैसे ही हाथ लगे मेरे लोअर पोर्शन पे, जहाँ पे कि वो स्टिच लगाया जाता है, तो मुझे पता चल गया कि अब शुरू होने वाला है कार्यक्रम। और जैसे ही उन्होंने कट लगाया तो मुझे फील हुआ, आपको कट का दर्द नहीं होता है क्योंकि वो आपका एरिया सुन्न हो रखा होता है, बट आप सेंस कर पाते हो कि एक लेयर कट रही है, दूसरी लेयर कट रही है, तीसरी लेयर कट रही है, तो वो आप फील कर पाते हो। वो चीज़ की फीलिंग मुझे भी हो रही थी कि हाँ अब लेयर्स पे लेयर्स कट रही हैं। जैसे ही फाइनल लेयर कटी तो डॉक्टर्स ने बेबी को खींचना शुरू किया। अब हो सकता है कि बेबी थोड़ा पहले आया है तो उसका हेड उतना नीचे नहीं गया था,
क्योंकि मैं कंपेयर कर रही हूँ अपने पहले बेबी से, तो पहले बेबी का जैसे ही कट लगा था डॉक्टर ने सीधा खींच के निकाल लिया था बेबी को। बट अभी बेबी को आने में थोड़ा टाइम लगा। मुझे ऐसा लगता है कि बेबी का हेड शायद थोड़ा सा ऊपर होगा, तो डॉक्टर्स को होल्ड करने में प्रॉब्लम आ रही होगी, या जो भी जैसा भी था उसमें थोड़ा टाइम लगा। जो एनेस्थीसिया के साथ में जो असिस्टेंट डॉक्टर भी थे, वो मेरी चेस्ट पे से उसको पुश करने लगे, बेबी को नीचे पुश करने लगे। मतलब पूरी टीम उस पर काम कर रही थी और मेरी हार्ट बीट थोड़ी तेज़ होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि डर लगता है आपको कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। पिछली बारी डिलीवरी में तो नहीं लगा था, फट से मतलब 2-3-4 मिनट में बेबी आ गया था बाहर। बट इस बार जो डॉक्टर्स थे वो मेरी चेस्ट से बेबी को नीचे की तरफ पुश कर रहे थे। जो मेरी सीनियर डॉक्टर थी वो भी बोल रही थी कि हाँ पुश करो पुश करो। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा डर लगने लग गया था कि सब कुछ ठीक से हो जाए। बस वो पुश करते करते लाइक कुछ सेकंड ही हुए होंगे, 30 सेकंड 1 मिनट ऐसे कुछ हुआ होगा, एंड द बेबी वॉज आउट। पता चला कि आपको प्रेशर फील होता है ना एकदम से कि बेबी को निकाला है जब, तो आपको ये लगता है कि हाँ मतलब आपको पता चल जाता है कि बेबी बाहर आ चुका है। और तो वो प्रेशर फील हुआ मुझे, एंड मुझे पता चल गया कि बेबी बाहर आ चुका है। एंड शायद से इमिडिएटली बेबी ने रोना भी शुरू कर दिया था, खूब ज़ोर से रोया था। जैसे ही बेबी बाहर आया डॉक्टर ने टाइम बताया 10:51, सो दैट सारी जो टीम है वो उसको नोट कर सके। और उसी टाइम मैंने भी सुन लिया कि हाँ 10:51 पे मेरा बेबी हुआ है। फिर मैंने भगवान को शुक्रिया अदा करा कि हाँ बेबी की आवाज़ आ गई है। एंड डॉक्टर्स वर लाइक आपस में बातें करने लगे कि हाँ बेबी बॉय हुआ है, बेबी बॉय हुआ है। तो मुझे पहले ही सुन लिया था मैंने कि हाँ बेबी बॉय ही हुआ है इस बारी। फिर डॉक्टर्स ने बेबी को लेकर के क्लीन वगैरह किया होगा, मतलब हार्डली 1-2-3 मिनट लगे होंगे उसको रोते हुए और क्लीन करते हुए। बस बेबी को मेरे पास लेके आया गया, मुझे दिखाया गया कि बेबी बॉय है। बेबी को मेरे पास ऐसे करके लिटा दिया गया। वो डॉक्टर्स लिटाते ही हैं ताकि आपको वो माँ वाला टच मिले, मतलब वो बेबी वो स्मेल ले सके माँ की। तो वो सारे बेबीज़ के साथ में डॉक्टर्स करते ही हैं। वो सब कर लिया, मैंने देखा मेरा बेबी रो रहा था उस टाइम पे, और मैं बेबी को एक हाथ से चुप करा रही थी। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, भूखी लगी है, चुप हो जाओ। मतलब बड़ा अच्छा लग रहा था, साथ में आंसू आ रहे थे आंखों से कि सब कुछ ठीक से हो गया, क्योंकि मुझे बीच में डर लगने लग गया था जब बेबी को बहुत टाइम लग रहा था आने में। बस खुश हो गई थी एकदम से ये सुनकर, ये देख करके कि हाँ सब कुछ ठीक से हो गया है, बेबी मेरे पास आ गया है। और जो भी टेंशन थी वो सब ख़त्म हो गई थी। एंड उसके बाद में डॉक्टर बाहर लेकर के जाते हैं। उन्होंने मेरे हस्बैंड को दिखाया, बाकी जो और रिलेटिव्स आए हुए थे सबको दिखाया कि ये बेबी बॉय हुआ है। साथ के साथ डॉक्टर्स जो अपना स्टिचिंग का काम करते हैं, मतलब स्टिचिंग तो क्या ही होती है आजकल तो गम से पेस्टिंग होती है, कोई स्टिच नहीं लगता है आजकल। तो जबकि मेरे पुराने वाली जो डिलीवरी हुई थी उसमें एक सिंगल स्टिच था, बट इस वाली डिलीवरी में एक भी स्टिच नहीं था। जब तक कि स्टिचेस वगैरह चले, मतलब पूरा प्रोसेस शायद 20-25-30 मिनट में कंप्लीट हो गया होगा। बस उसके बाद में मुझे रिकवरी रूम में लेकर के गए। रिकवरी रूम में आपको कुछ खाने पीने के लिए नहीं दिया जाता है, आपको पानी भी नहीं दिया जाता है अभी तो पीने के लिए, जब तक आप फुली रिकवर ना हो जाओ। तो बस मैं वहाँ लेटी हुई थी एनेस्थीसिया के पूरी तरह से ख़त्म होने का वेट करते हुए। जब डॉक्टर को लगा कि हाँ बिल्कुल पूरी तरह एनेस्थीसिया का असर ख़त्म हो गया है, जो कि ऑलमोस्ट 3 घंटे लगे थे मुझे, तो उन्होंने मुझे फिर रूम में शिफ्ट करवा दिया। अब यहाँ पे एक इशू था कि हमें बेबी नहीं दिया गया था। जनरली क्या होता है कि बेबी को जब आप रिकवरी रूम में जाते हो तो बेबी को आपको दे दिया जाता है ताकि बेबी फीड ले सके, मिल्क पी सके। बट मुझे नहीं दिया गया था क्योंकि मेरी बेबी की जो ब्रीदिंग जो आ रही थी वो 90 की रेंज में आ रही थी, जबकि डॉक्टर्स बोलते हैं कि 40 से 60 की रेंज में आनी चाहिए। तो उन्होंने बेबी को सीधा NICU में रख लिया। तो मैं देख रही थी रिकवरी रूम में कि सबके बेबीज़ आ रहे हैं, क्योंकि सबको 1-1, 2-2, 3-3 घंटे का टाइम लगता है रिकवरी रूम में। मैं देख रही थी सबको बेबी दिया जा रहा है और मुझे बेबी नहीं दिया जा रहा है। तो मैंने डॉक्टर से भी, नर्स से भी पूछा, मैंने कहा मुझे मेरा बेबी क्यों नहीं दिया जा रहा है, मतलब मुझे उसको फीड कराना होगा, सबके बेबीज़ दिए जा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी बेबी ठीक नहीं है ज़्यादा, उसकी हार्ट रेट ज़्यादा हो रही है, ब्रीदिंग ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए उसको NICU में रखा गया है। वहाँ पे मुझे थोड़ी सी टेंशन हो गई कि ऐसा तो नहीं है कि मुझे कम बताया जा रहा है और प्रॉब्लम ज़्यादा है, क्योंकि जनरली पेशेंट्स को नहीं बताया जाता है कि कितनी प्रॉब्लम है। वहाँ मुझे थोड़ी टेंशन हो गई थी और बस मैं अपने बेबी के आने का वेट कर रही थी। फिर 3-4 घंटे बाद मुझे शिफ्ट कर दिया गया अपने रूम में। तो मेरे रूम में लेकर के गए और मेरी डाइटिशियन ने मुझे बताया कि अभी मेरे को सिर्फ लिक्विड डाइट लेनी है, कोकोनट वाटर, लेमन वाटर, पानी, बस अभी यही लेना है, क्योंकि अभी जो विंड पास जब तक नहीं होगी तब तक हम आपको कोई सॉफ्ट डाइट नहीं दे सकते। मतलब जब तक आपको गैस पास नहीं होगी तब तक हम आपको कोई सॉफ्ट डाइट नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आपको खाने के लिए कुछ दे दिया, ऑलरेडी आपका पेट फूला हुआ है, खाना खाने के बाद और गैस बनती है और फूल जाएगा, तो आपके स्टिचेस पे वो इम्पैक्ट करेगा।
स्टिचेस को वो दर्द करेगा। तो इस ओवरऑल प्रोसेस में मुझे ऐसी कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हुई। बस प्रॉब्लम यही होती है कि स्टिचेस आपके जो बिल्कुल हील नहीं होते हैं, वो ऑफ कोर्स आपको पेन करते हैं, और आपकी जो फर्स्ट वॉक होती है वो तो ओफ इतना ज़्यादा पेनफुल होती है। आप मेरी शक्ल से ही देख सकते हो कि कितनी पेनफुल होती है वो फर्स्ट वॉक, बट उसके बाद में आप आराम से वॉक कर सकते हो। आराम से तो नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, बट उसके बाद में आप जितना मूवमेंट करोगे, जितना वॉक करोगे, आपके लिए उतना अच्छा है। फर्स्ट वॉक जो है वो नर्सेज वगैरह आके कराती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड वॉक्स। उसके बाद में आप इतना हो जाते हो कि आप खुद ही बेड से उतर करके वॉक करने लग जाते हो। ये एक दो बारी का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आपको कितना पेन होना है। फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा बेबी को देखा आपने? तो कहते हाँ हमने बेबी को देखा, बिल्कुल शिवाय जैसा है, पहले वाले जो बेबी है मेरा उसके जैसा ही है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल वैसे ही लग रहा था बेबी, मतलब वही मूवमेंट्स ऐसे लग रहे थे कि वही सेम मूवमेंट है, सेम बेबी है। और फिर मैंने पूछा, मैंने कहा बेबी को दिया नहीं इन्होंने? कहते नहीं, अभी उसको NICU में रखा हुआ है, क्योंकि उसकी हार्ट रेट या उसकी ब्रीदिंग जो है वो थोड़ी ज़्यादा थी। जब कंट्रोल हो जाएगी 40 से 60 के बीच में, तभी वो हैंड ओवर करेंगे। तो हमारा जो पैकेज था वो था 3 नाइट्स का स्टे, मतलब जिसमें जिस दिन आप एडमिट होते हो, जिस दिन ऑपरेशन होता है, उसके 2 दिन और रखते हैं डॉक्टर्स, और चौथे दिन आपको रिलीज़ किया जाता है। हमें जो कॉस्ट आया था वो आया था 1,35,000 रुपीज़, जो मेरा खर्चा था, मेरी सर्जरी का खर्चा था, प्लस 25,000 रुपीज़ जो बच्चे का खर्चा होता है, और प्लस 20,000 के आसपास के कंज्यूमेबल्स होते हैं, जो भी आपकी चीज़ें लगती हैं, दवाइयाँ लगती हैं, जो भी लगती हैं। तो ऑलमोस्ट सारा टोटल मिला के 1,85,000 रुपीज़ के आसपास का मेरा खर्चा हुआ था। प्लस मेरे बेबी को जो एक दिन एक रात उन्होंने NICU में रखा था, उसका 17,000 रुपीज़ का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ था। तो ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए के आसपास का मेरा डिलीवरी का खर्चा हुआ था। अब आप लोगों का कंसर्न होगा कि क्या हम शावर ले सकते हैं जब हमारी ड्रेसिंग लगी हुई है? तो येस, ये वाली जो ड्रेसिंग लगी होती है इसमें कोई पानी वानी नहीं जाता है, तो आप आराम से शावर ले सकते हो। तो मैंने तो इनफैक्ट हॉस्पिटल में ही शावर ले लिया था जब मैं लास्ट डे जब आ रही थी। बाकी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें बहुत पेन होता है, नॉर्मल डिलीवरी में बहुत पेन होता है, C सेक्शन में बहुत पेन होता है। येस, दोनों में बहुत पेन होता है, दोनों का अपना अलग अलग एक्सपीरियंस है, प्लस सबका अपना बॉडी का अलग एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जो था वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था, मतलब मुझे रिकवरी करने में जो 8-10 दिन लगे, मुझे बहुत पेन होता था। बट अभी वाले जो मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ है, उसमें मेरी बॉडी ने बड़ी जल्दी रिकवरी कर ली है, मुझे ज़्यादा पेन नहीं होता था मेरे स्टिचेस में। तो सबकी बॉडी का अलग एक्सपीरियंस होता है, सारी डिलीवरीज़ का अलग एक्सपीरियंस होता है। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप स्ट्रॉन्ग रहिए, जब आप अपने बच्चे को देखेंगे ना, आपके सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। सो बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो लाइक करिए, और अगर आपके इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।